आज की क्लास थोड़ी हट के होने वाली है क्योंकि आज हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में पेप्सी की बोतल, समसम की मोबाइल और MC डोनाल्ड का बर्गर याद आ जाता है। जी हाँ, आज पढ़ने जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय निगम। आप सुन, ये एक कंपनी जो अमेरिका में पैदा होती है, भारत में दुकान खोलती है, चीन से सामान बनवाती है और अफ्रीका में बेच देती है। तो बताइए, क्या कोई साधारण कंपनी है? नहीं, ये बहुराष्ट्रीय निगम है। आज की क्लास में इन बहुराष्ट्रीय निगमों को सिर से लेकर पांव तक समझेंगे, मतलब परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और आलोचना, सब कुछ। यानी बहुराष्ट्रीय निगम का A से Z कंसेप्ट आपके जेब में होगा। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं इस सफर पर, जहां हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया को कैसे बदल रही है। बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसी कंपनी या उद्यम जो केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि कई देशों में उत्पादन, व्यापार और सेवा का काम करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसका सिंपल सा परिभाषा है, मतलब सीधा, अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने देश तक सीमित है तो राष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी, लेकिन वही कंपनी अगर अपना कारखाना, ऑफिस या व्यापार कई देशों में फैलाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाटा रिलायंस भारत में शुरू होकर विदेशों में भी काम कर रही है। जैसे कोको कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये विदेश से शुरू है लेकिन भारत समेत कई देशों में व्यापार कर रही है। तो यही होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं। बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, राष्ट्रीय मतलब होता है देश, मतलब एक से ज्यादा देशों में काम करने वाली कंपनी क्या कहलाएगी? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय निगम या राष्ट्रपरीय निगम। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। तो आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनी की परिभाषा और अर्थ उसका समझ में आ गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। अब हम चलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के विशेषताओं के बारे में। बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएं। बहुराष्ट्रीय निगम में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप। बहुराष्ट्रीय निगमों का काम केवल एक देश में सीमित नहीं रहता बल्कि ये अनेक देशों में व्यापार, उत्पादन या अनुसंधान सेवाएं करते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो सिर्फ एक देश में नहीं रहती बल्कि एक देश में उसका मुख्यालय होता है और विभिन्न देशों में फैलकर उसका काम होता है। विभिन्न देशों में फैलकर व्यापार करती है, उत्पादन करती है और अनुसंधान और सेवाएं करती है। इसका मुख्य निगम यानी इसका मुख्यालय मूल देश में ही रहता है, यानी जिस देश में शुरू होती है पहले उसका मुख्यालय उसी देश में होता है और अलग अलग देशों में यह काम करती है और दूसरे देशों में ये शाखाएं खोलते हैं। यानी ये कंपनी चाहे कहीं भी काम करे लेकिन असली नियंत्रण और नफा नुकसान का हिसाब मुख्यालय के पास ही रहता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है साधनों का हस्तांतरण। यानी बहुराष्ट्रीय निगम अपने साधनों और संसाधनों को आसानी से एक देश से दूसरे देश के सहायक कंपनियों और शाखाओं में स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे तकनीक सामान हो गई, नई मशीनें, नए प्रोडक्ट, नए तरीके। फिर दूसरा है प्रबंधकीय वस्तु, जैसे उच्च प्रशिक्षित अफसर, मैनेजर, कच्चा माल, तैयार माल, ये सभी वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण होता है यानी स्थानांतरित होता है। यानी जो सहायक कंपनियां होती हैं वो मुख्य निगम पर निर्भर रहती हैं, यानी जिस देश में शुरू होती है उसी देश पर निर्भर होती है चाहे कहीं भी रहे। और जो मुख्य निगम होता है उसमें पूरे नेटवर्क का नियंत्रण और शक्ति बनी रहती है। इनका उत्पादन और व्यापार बहुत तेजी से अलग अलग देशों में फैलता है। फिर तीसरा पॉइंट है बृहद आकार। इन निगमों में तीसरी विशेषता है कि बृहद आकार होते हैं, यानी जो ये कंपनी होती है इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनकी पूंजी और बिक्री अरबों रुपए में होती है। जैसे छोटे छोटे देश जितनी पूरी अर्थव्यवस्था है उतना पैसा ये कंपनी अकेले कमा लेती है। फिर अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय प्रबंध। बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रबंध केवल एक देश के लोगों तक सीमित नहीं रहता, यानी इनके प्रबंध मंडल में कई अलग अलग देशों के व्यक्ति शामिल होते हैं। ये लोग अपने अपने देश के अनुभव, विशेषता एवं नए विचार लाकर कंपनी को वैश्विक स्तर तक आगे बढ़ाते हैं। यानी प्रबंध बहुराष्ट्रीय होने से कंपनी की सोच अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। ये निर्णय सिर्फ वैश्विक दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, न कि केवल एक देश के हिसाब से। तो हमने भारत के बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएं देखी है। अब हम देखेंगे भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका या महत्व, यानी भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 1979 के अंत तक बहुराष्ट्रीय निगमों का नियंत्रण एवं विकासशील देशों से 40% औद्योगिक उत्पादन पर 50% विदेशी व्यापार पर था। पहला पॉइंट है औद्योगिकरण में सहायक। बहुराष्ट्रीय कंपनी औद्योगिकरण में सहायक होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने विकासशील देशों के लिए औद्योगिकरण में बड़ी मदद की है। जहां विकासशील देश खुद पूंजी और तकनीक नहीं जुटा पा रहे थे वहां बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारी पूंजी लगाई और नई तकनीक भी दी। इससे न सिर्फ उद्योगों की नींव रखी बल्कि उनका विकास भी तेजी से हुआ। इन्होंने ऐसे उद्योग भी लगाए जिनमें बहुत ज्यादा पूंजी और आधुनिक तकनीक की जरूरत थी, जैसे पेट्रोलियम, रसायन, खनिज उद्योग। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी औद्योगिकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुई। फिर आता है दूसरा पॉइंट, संसाधनों का विदोहन। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों ने प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज तेल, गैस,
धातु आदि के बारे में खोजबीन यानी उनका विदोहन शुरू किया। उस समय भारत के पास न इतनी पूंजी थी न इतनी आधुनिक तकनीक जिससे खुद इन साधनों का दोहन कर सके, इसलिए काम बहुराष्ट्रीय निगमों ने किया और भारत को उन साधनों का लाभ मिला। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट यानी अगला महत्व, उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन। बहुराष्ट्रीय निगमों से उत्पादन तकनीक में परिवर्तन भी हुआ। बहुराष्ट्रीय निगमों ने देखा कि भारत में मजदूर सस्ते हैं, तो उन्होंने उत्पादन की तकनीक में कई बदलाव किए। अब इसका फायदा ये हुआ कि उत्पादन आधुनिक बन गया और उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया। इससे देश को अच्छा लाभ और विकास भी मिला। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आई हमारे देश यानी भारत में, तो उत्पादन तकनीकों में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ। फिर आता है शोध एवं विकास। बहुराष्ट्रीय निगमों ने शोध और विकास पर पर्याप्त खर्चा किया। मुख्य कार्यालय का लाभ शाखा कार्यालय और सहायक कंपनियों तक भी पहुंचाता है, जिससे अल्प विकसित देशों में औद्योगिकीकरण में मदद मिलती है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो पैसा कमाने नहीं आती हैं, वो तकनीक उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ रुपए खर्च करती हैं। मतलब नए तरीके खोजती हैं, मशीनों को तेज बनाते हैं, उत्पादन कुशल बनाते हैं और ये ज्ञान और तकनीक उन्होंने मुख्य ऑफिस में बनाई, वो मुख्य शाखाओं में सहायक कंपनियों तक पहुंचाई। इससे यह फायदा हुआ कि अल्प विकसित देश में जैसे भारत को नई तकनीक मिलती है और उद्योग जल्दी विकसित होते हैं और हमारे पास अनुभव के साथ साथ नई मशीनें नई प्रक्रियाएं आती जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से शोध एवं विकास में सहायता मिलती है। फिर अगला पॉइंट आता है विपणन यानी मार्केटिंग। बहुराष्ट्रीय निगमों ने वस्तु को बेचने और निर्यात बढ़ाने का काम बहुत कुशल से किया। उन्होंने बाजार का शोध यानी बाजार को पहले पता लगाया कि लोग क्या पसंद करते हैं, फिर विज्ञापन यानी उसका प्रचार प्रसार किया, लोगों की जानकारी पहुंचाई, फिर विपणन सूचनाएं और भंडार प्रबंध किया जिससे सामान सही समय पर सही जगह तक पहुंचे, फिर उसका पैकेजिंग यानी पैकिंग, माल सुंदर हो, सुरक्षित हो और ग्राहकों तक पहुंच जाए। तो इससे फायदा ये हुआ कि वस्तुएं उपभोक्ता तक सही तरीके से पहुंची और देश का निर्यात भी बढ़ा। फिर अगला पॉइंट आता है वृहद स्तर पर रोजगार। यानी जब कोई कंपनी विदेश से आती है, विदेशी कंपनी आके भारत में कारखाना या ऑफिस खोलती है, तो अकेले थोड़ी ही बैठेगी, उसको हजारों मजदूर चाहिए, इंजीनियर, मैनेजर, चौकीदार, ड्राइवर, सेल्समैन सब चाहिए। अब सोचो इतनी बड़ी कंपनी जब पैर पसारती है तो रोजगार के मौके धड़ाधड़ निकलते हैं, यानी बृहद स्तर पर रोजगार मिलता है। तो आप लोगों को बहुराष्ट्रीय निगम यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्व या भूमिका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी आलोचना पर। आप लोग अक्सर देखे होंगे जिसमें कुछ अच्छाई होती है उसमें कुछ बुराई भी होती है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसमें कौन कौन सी हानियां हैं या उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक। बहुराष्ट्रीय निगम उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि ये मूल्य अधिक लेते हैं और वस्तु में वो गुण नहीं होते जो विज्ञापन में बताए जाते हैं। साथ ही ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का काम होता है चालाकी से पैसा कमाना। अब ये लोग टीवी पर इतना तगड़ा विज्ञापन चलाते हैं कि लगता है कि यही चीज खाओ तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी, लेकिन असलियत क्या है, वस्तु में उतना दाम नहीं होता, दाम ऊंचा और क्वालिटी कम, मतलब सीधा नुकसान उपभोक्ताओं का। मान लीजिए एक गांव में विदेशी कंपनी का चॉकलेट आ गया, एड दिखा रहा है खाओ तो ताकत, दिमाग, सेहत सब बढ़ेगा। बच्चे नौजवान चटकारे लेकर खरीदने लगे। अब क्या हुआ, उसके अंदर की असलियत क्या है, बस शक्कर और कलर दोनों को मिलाकर चॉकलेट बना दिया गया। अब उसमें से नुकसान क्या है, सेहत बिगाड़ने वाला सामान, यानी ग्राहक का पैसा गया और फायदा कम मिला। हम उपभोक्ताओं को चाहिए कि आंख मूंद कर रेट पर भरोसा ना करें और अपना दिमाग लगाएं, क्या सच में चीज उतनी काम की है जितना दिखाया जा रहा है, वरना हम मेहनत की कमाई से धोखा खा जाएंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। फिर इसकी दूसरी आलोचना है तकनीक हस्तांतरण महंगा। बहुराष्ट्रीय निगम तकनीक देने के बदले बहुत ज्यादा फीस यानी रॉयल्टी और मुआवजा लेते हैं। इन रकमों को भारत से बाहर भेजने पर विदेशी मुद्रा भंडारण पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसको अपनी भाषा में समझिए, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जैसे लोग गाँव क्या होते हैं, महाजन होते हैं, सरपंच होते हैं, कहते हैं हम तुम्हें नई तकनीक देंगे ताकि तुम्हारा काम चमक उठे, लेकिन शर्त पर क्या रखते हैं, मोटी फीस, ऊपर से रॉयल्टी और हर साल हर महीने पैसा दो। अब भारत जैसे देश को मजबूरी में तकनीक चाहिए तो देना पड़ता है। मतलब गाड़ी हमारी, पेट्रोल उनका, गाड़ी चलेगी तो उनका फायदा, रुकेगी भी उनका फायदा। तो हमारे देश को चाहिए कि ऐसी डील करते वक्त तकनीक लीजिए मगर खुद भी सीखिए ताकि कुछ साल बाद हम उस तकनीक को बना सके और दूसरों को भी बेचे, वरना हम हमेशा पराये पर निर्भर रहेंगे। फिर तीसरी आलोचना आती है मुद्रा में हेरा फेरी। जो बहुराष्ट्रीय निगम होती है वो अलग अलग देशों में फैले रहते हैं, इसलिए इनका लेन देन भी कई देशों के मुद्राओं से होता है और ये कंपनियां दुर्लभ विदेशी मुद्रा को अपने फायदे के हिसाब से इकट्ठा कर लेती है। मतलब उस देश में मुद्रा संकट पैदा हो जाता है,
इसको अपनी भाषा में समझिए। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का धंधा है एक देश तक सीमित नहीं होता। उनका पैसा कभी डॉलर में तो कभी यूरो में तो कभी येन में घूमता रहता है और वे समझते हैं जहाँ फायदा ज्यादा है वही पैसा डाल दो। मतलब भारत से डॉलर निकला अमेरिका में घुसा दिया और यूरोप से ज्यादा फायदा दिखा तो उधर भेज दिया। अब भारत जैसे देश में डॉलर की कमी हो गई तो आयात महंगा हो जाएगा, तेल माल सब महंगा हो जाएगा। तो इससे सबक यही कि हमें अपनी विदेशी मुद्रा की रक्षा खुद करनी होगी। केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भरोसा करेंगे तो अपने फायदे के लिए डॉलर यूरो कभी कहीं भी घुमा देंगे। तो देश को आत्मनिर्भर बनाना ही असली सुरक्षा है। फिर चौथी आलोचना आती है उचित तकनीक को न अपनाना। बहुराष्ट्रीय निगम अपनी ही तकनीक अपनाते हैं, यह उस देश की जरूरत और परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखते। इससे विकासशील देश खुद अपनी तकनीक का विकास नहीं कर पाते। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो हर देश की जरूरत से अलग होती हैं। यानी मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आ गई, अब भारत में सस्ती मजदूरी खूब मिलती है तो हमें ऐसी तकनीक चाहिए जिसमें ज्यादा आदमी लगे और रोजगार बढ़े। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं वो अपने देश से आई महंगी महंगी मशीनें ठोंक देती हैं। अब ना तो मशीन को चलाने वाला लोकल मजदूर होता है ना उसकी मरम्मत करने वाला। ऊपर से हमारी खुद की देसी तकनीक पनप ही नहीं पाती क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी तकनीक ही सब जगह थोप देती हैं। तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब तकनीक हमारी जमीन और जरूरत के हिसाब से बने। विदेशी का तकनीक को आंख मूंद कर अपनाना मतलब दूसरों के सहारे चलना। अपनी तकनीक को विकसित करना ही असली आजादी होती है। फिर अगली आलोचना आती है क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं। बहुराष्ट्रीय निगम क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। ये किसी खास क्षेत्र में ही उद्योग के बाद उद्योग स्थापित करते चले जाते हैं जिससे उनका उस क्षेत्र में विकास हो जाता है। जो शेष क्षेत्र होते हैं वही बने रहते हैं। इस प्रकार उन देशों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। इसको अपनी भाषा में समझिए। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले लोग हैं वो कहाँ उद्योग लगाएंगे? जहाँ सड़क बढ़िया है, बिजली 24 घंटे रहती है, पानी और बंदरगाह पास में है तो सब कंपनियां जाकर वहीं डेरा डाल लेती हैं। अब मान लो महाराष्ट्र के पुणे, गुजरात, अहमदाबाद, तमिलनाडु और चेन्नई ये सब उद्योगों का झुंड लग गया। अब झारखंड, बिहार, यूपी, बुंदेलखंड यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता। तो क्या होता है, एक इलाका चमचमाता है और दूसरा पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। तो अगर विकास सब जगह बराबरी से न पहुंचे तो देश में कभी सही मायने में आगे नहीं बढ़ेगा। एक पैर आगे तो दूसरा पैर पीछे रहेगा, इंसान भी लंगड़ा कर ही चलेगा। उसी तरह देश का विकास भी अधूरा रह जाएगा। फिर इसके बाद आती है 6वीं आलोचना दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के हित के विरुद्ध। बहुराष्ट्रीय निगम देश के दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के हित के विरुद्ध है। इन निगमों के आगे देशी उद्योगपति ऐसा ही उद्योग स्थापित करने के साहस नहीं करते क्योंकि इनसे प्रतियोगिता करने में डरते हैं। मतलब जब कोई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है तो बाजार में डेरा डालती है। छोटे देशी उद्योगपति डर जाते हैं क्योंकि उनके पास नई पूंजी नहीं होती, न तकनीक होती है, न मार्केटिंग का दाम होता है। तो देश तभी दीर्घकाल तक औद्योगिक रूप से मजबूत होगा जब छोटे उद्योग भी हिम्मत के साथ अपने कदम को बढ़ा सकेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से डरकर पीछे हटना मतलब देश की असली औद्योगिक ताकत को दबाना। फिर इसकी 7वीं आलोचना आती है व्यवसाय में अनैतिकता। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या होता है, व्यवसाय में अनैतिकता आती है। जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं वो व्यवसाय में नैतिकता का काम ध्यान रखते हैं। ये मूल्य नीति में छल करते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, मेजबान देशों में घूस देते हैं और उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वहाँ के लोग क्या करते हैं, सिर्फ मुनाफा कमाने आए हैं। सरकार या नेताओं के ऊपर दबाव डालते हैं ताकि उनके नियम बने। अब कारखानों के ऊपर तिरंगे झंडे नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लोगो चमक रहा है। बड़े बड़े फैसले उनके हाथ में है और देशी उद्योगपति पीछे हट रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत जैसे विकासशील देशों को नई पूंजी, नई तकनीक, रोजगार, औद्योगिक प्रगति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। किंतु साथ ही इनके जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आई, जैसे उपभोक्ता शोषण, तकनीक के बदले अत्यधिक शुल्क, क्षेत्रीय असमानताएं, विदेशी मुद्रा पर दबाव, देशी उद्योग पर नकारात्मक असर। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि बहुराष्ट्रीय निगम ना तो पूर्णतः वरदान है ना ही अभिशाप। इसका वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनकी गतिविधियों पर कितनी प्रभावी निगरानी और नियंत्रण रखते हैं। यदि संतुलन बनाकर नीति अपनाई जाए तो देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में वरदान सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा हमारे स्वदेशी उद्योग और दीर्घकालीन हितों के लिए हानिकारक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व और आलोचना समझ में आया हो तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे।